हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है डब्ल्यू एस स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक ने जो लिमिटेड मोनार्की के बारे में बताया है उसके संबंध में हम लोग जानेंगे। और खैर जानने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। लॉक की जो फिलॉसफी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। अगर उसको कंटिन्यू किया जाए तो शायद एक एक घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और जो आपके एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे पीजी में पीजी को टारगेट करके मैं बना रहा हूँ। जो आपको एलएनएमयू में जो भी स्टूडेंट एलएनएमयू से पीजी कर रहे हैं वो उनके लिए है, उनके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। जो एक सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, जिनमें मैं हिस्ट्री का पीजी में हिस्ट्री से जितना भी है मैं उसको सबको कवर करता चलूँगा। पूरा सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का ये मैं कंप्लीट करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जॉन लॉक, इनका पूरा नाम लिमिटेड मोनार्की की बात करेंगे हम लोग। तो इनका जन्म 1632 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ये भी एक इंग्लिश फिलोसफर हैं। हॉब्स की तरह ये भी एक अंग्रेजी या इंग्लिश फिलोसफर हैं। हॉब्स को हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो ये उसके बाद वाले फिलोसफर हैं। हॉब्स को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, यानी उदारवाद का जनक कहा जाता है। माना जाता है कि जो उदारवाद के जनक हैं वो जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लेकिन उदारवाद का, लिबरलिज्म की जो अवधारणा है सबसे पहले हॉब्स ने दिया था, लेकिन फिर भी उसे फादर नहीं कहा जाता है लिबरलिज्म का। लेकिन जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, यानी उदारवाद का जनक कहा जाता है, उदारवाद का पिता कहा जाता है। इन्होंने दो किताब लिखी है जो बहुत ही फेमस है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। दूसरी है लेटर कॉन्सर्निंग टॉलरेंस। तो ये दो पुस्तक हैं उनकी, जिनमें वो बात करते हैं अपने विचारों की, अपने विचार रखते हैं। और जब इनका एक दौर जब चल रहा है तो इस समय इंग्लैंड की स्थिति क्या है, हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जो भी फिलॉसफर है वो अपनी जो फिलॉसफी दे रहा है, जो उसके दर्शन है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचारधारा है, वो किस आधार पर है, वो आखिर चीज़ों को देख क्या रहा है, उसकी उसके जीवन में चल क्या रहा है, उसी के हिसाब से तो वो सोचेगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप जिन भी फिलोसफर को पढ़ें, आप उनके ज़िंदगी को, उसकी लाइफ को ज़रूर एक बार ध्यान से देखें कि उसकी ज़िंदगी में या वो किस दौर में उसका जन्म हो रहा है, वो किन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है। उसी के बाद वो चीज़ों को देखता है, समझता है और जानता है, फिर उसके बाद अपना दर्शन देता है, वो अपनी फिलॉसफी देता है इसमें। तो इस समय में एक रेवोल्यूशन चल रहा है। वो रेवोल्यूशन क्या है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा है। एक इसके जब समय में जब ये देखें हम लोग, तो 1688 में इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन आता है। वो क्या है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। बिना रक्तपात के जो क्रांति हुई वो यही है, जिस क्रांति में खून नहीं गिरा, एक बूंद भी खून नहीं गिरा, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में जो भी हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिना रक्तपात हुए, एक बूंद खून गिरे हुए भी अगर कोई क्रांति हुई, कोई रेवोल्यूशन हुआ, तो वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। क्या था ग्लोरियस रेवोल्यूशन? हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि ये क्रांति के रूप में है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कि औद्योगिक क्रांति के संबंध में भी हम लोग पढ़ेंगे, और एक की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसमें होता है कि सम्राट जेम्स द्वितीय को हटाकर उसकी बेटी मैरी और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज विलियम ऑफ ऑरेंज को शासक बना दिया जाता है, यानी कि राजा और रानी का पद दे दिया जाता है, जो एक राजमुकुट के रूप में, मुकुटधारी के रूप में बनाया जाता है, वो इन लोग को बनाया जाता है। इसमें एक कहानी ये है इसके पीछे की, जो आप जान लीजिए। वो ये है कि जो जेम्स फर्स्ट होता है, जेम्स प्रथम होता है, उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं। इसके कारण जेम्स द्वितीय को वहां का सम्राट बनाया जाता है, वहां उसको जो है गद्दी मिल जाती है।
इसके बाद इसके कोई बेटे नहीं होते हैं, इसकी बेटी होती है, केवल बेटी रहती है। इसमें एक लड़ाई रहती है कि वहाँ उस समय में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक जो ईसाई धर्म का जो एक दो गुट है, दो समूहों में बटा हुआ है ईसाई धर्म, या ईसाई धर्म के जो एक दो मत हैं धर्म को लेकर के, तो एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट का मान, तो इसकी जो बेटी होती है वो प्रोटेस्टेंट होती है, और जो ये जेम्स द्वितीय है वो कैथोलिक, और उसकी बेटी प्रोटेस्टेंट है। तो एक सोच रहती है कि चलो जो जो वहाँ की जनता है कि इसके मरने के बाद, क्योंकि इसका तो कोई बेटा नहीं है, इसके बाद जो है एक प्रोटेस्टेंट यहाँ का राजा बनेगा, एक शासक बन जाएगा। लेकिन उसी समय एक बात खबर में ये आती है कि जो जेम्स द्वितीय है उसकी जो दूसरी पत्नी है उसने एक बेटे को जन्म दिया है, और जो जेम्स द्वितीय है सम्राट, वो घोषित कर देता है कि मेरे बाद मेरा बेटा जो कैथोलिक होगा, कैथोलिक मान्यता वाला होगा, जो मत का जो मानेगा, वही आने वाला सम्राट बनेगा, वही आने वाला राजा बनेगा। तो इन सब से जो वहाँ की जनता है वो निराश होती है, वो कहती है कि अब तो 60-70 साल कुछ होने वाला है नहीं। तब जाकर के इसी के दामाद को, जिसका नाम होता है विलियम ऑफ ऑरेंज, को वो लोग एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ आइए, आक्रमण कीजिए, हम आपको गद्दी दे देंगे, हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, आपके प्रति हम वफादार रहेंगे, और आप आकर के शासन को चलाइए। क्योंकि वो लोग प्रोटेस्टेंट होते हैं, वहां पे जो एक लड़ाई है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की विचारधारा की जो लड़ाई है वो इस चीज की है। तो वो आते हैं, आने के बाद गद्दी उनको मिल जाती है, और वहाँ की जो राजा और रानी, यानी जो मैरी और मैरी के हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज को बना दिया जाता है। 1688 में एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है, एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है ये एक परिवर्तन और लाता है। वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन ये है कि इसके बाद से जो राजा होगा, जो राजशाही परिवार होगा, वो केवल नाम मात्र का रहेगा। वहां अब एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं रहेगी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी। यानी कि जो राजा होगा वो नाम मात्र का राजा होगा, लेकिन जो असली ताकत है, असली पावर है, असली शक्ति किसके हाथ में रहेगी? पार्लियामेंट के हाथ में रहेगी, कैबिनेट के हाथ में रहेगी। यानी संसद, जो मंत्रिमंडल है और जो उनकी अन्य संस्थाएं हैं, उनके हाथ में असली पावर रहेगा। जो राजा होगा, जो शासक होगा, किंग होगा या क्वीन होगी, वो नाम मात्र की होगी जरूर, लेकिन वो नाम मात्र की होगी। आज भी आप इंग्लैंड में देखते होंगे, हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई थी, तो वो क्या है, वो आज के डेट में क्वीन थी वो, लेकिन क्या हुआ कि उनके हाथ में वो नाम मात्र की, केवल वो राजशाही या नाम मात्र की रानी थी। असली पावर किसके हाथ में? असली पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। तो जो जॉन लॉक हैं वो लिमिटेड मोनार्की की बात करते हैं कि जो राजशाही हो लेकिन उसके हाथ में ताकत नहीं हो, क्योंकि वो जो चाहेगा मनमाने तरीके से करेगा। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो एक राजा होता था, शासक होता था, वो अपने मन मर्जी पार्लियामेंट बुलाता, संसद बुलाता और सभा करता, जो फैसला होता, जो बोलता वो कानून होता। उसके प्रति किसी कानून की बाध्यता नहीं थी, वो जो कहता वही कानून है, जो करता वही शासन है। लेकिन वो जो एक क्रांति के रूप में आया, रेवोल्यूशन आया, वो ये आया कि वहां पर जो मोनार्की है उसकी ताकत चली गई किसके पास? उसकी ताकत चली गई पार्लियामेंट के पास, यानी संसद के पास चली गई। इंग्लैंड में एक चीज ये है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुई। इसके बाद ही दुनिया में आपने देखा होगा कि यूरोप के अन्य देशों में जो क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, वो धीरे धीरे गई, और अमेरिका में जो भी क्रांति हुई, अमेरिका में भी गया यही क्रांति। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है मोनार्की, जो लिमिटेड हो जाती है उसकी ताकत अब इतनी नहीं रहती है कि जब मन में आया, जो मन में आया वो फैसला कर दिया। तो जॉन लॉक इसी की बात करते हैं। उसके बाद जॉन लॉक एक बात और ये भी, जॉन लॉक भी जो कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की से
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ हो गया, यानी अब जो संवैधानिक मोनार्की है, लिमिटेड मोनार्की है, वही होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आएगा वो करेगा, संविधान के दायरे में रहेगा, वो नाम मात्र का राजा रहेगा। और जो हम लोग जॉन लॉक के बारे में, उनकी थोड़ी सी फिलॉसफी के बारे में मैं आपको बताता चलूं। जो वो कहते हैं कि मनुष्य विवेकशील है, विवेकशील प्राणी है, उसके पास तर्क बुद्धि है, वो ऐसा नहीं है कि वो हुंड है, कुछ भी करता है। उसके पास जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उसको जन्म के साथ ही उसे कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्म से ही अधिकार हैं। क्या? तो लाइफ का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, यानी जीवन जीने का अधिकार है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे लिबर्टी होनी चाहिए, उसे संपत्ति रखने का अधिकार है। ये सभी बातें कहते हैं जॉन लॉक अपनी पुस्तक में कि जो संसद होगा, जो डेमोक्रेसी आएगी, जो अभी मंत्रिमंडल या जो संसद में जो पार्लियामेंट बनेगा, पार्लियामेंट के पास असली पावर होगी, लेकिन उसके पास इतनी भी पावर नहीं होगी कि वो जो मर्जी कर सके। जैसा कि हम लोगों ने हॉब्स के विषय में पढ़ा था कि हॉब्स बताते हैं कि किसी एक को शासक चुन लो, उसको, वो सिर्फ एक तुमको मृत्यु नहीं दे सकता है, वो तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारे साथ जो चाहेगा वो कर सकता है। वो तुम्हारे, जैसा कि हम लोग हॉब्स ने देखा है कि वो कहते हैं कि तुम जो करो, तुम हमारे साथ जैसे करना है वो करो, हमने तुम्हें अपनी सारी संप्रभुता तुम्हें दे दी, अब तुम संप्रभु हो। सभी लोगों ने मिल करके उसको एक को चुन करके उसे अपनी संप्रभुता दे दी, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लॉक में और जो हॉब्स में फर्क है वो ये है कि लॉक कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मानव है वो तर्क बुद्धि वाला है, उसके पास जो है शक्ति है सोचने समझने की, विवेकशील है व्यक्ति, और उसके पास जीवन जीने का अधिकार है, उसके पास संपत्ति रखने का अधिकार है, उसे लिबर्टी का अधिकार है। और चुनूंगा मैं चुनूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें चेंज कर दूंगा। जनता के पास इतनी पावर होनी चाहिए, जनता चाहे तो विद्रोह कर दे, वो आंदोलन करे और उसे हटा दे उसे। यहां तक कि वो कहते हैं कि जो अगर राजा या कोई जो है संसद में चुन करके आता है, या जो कोई भी प्रधानमंत्री बनता है वहां का जो संसद में, वो अगर सही निर्णय नहीं ले रहा है तो उसे हटाने का, मारने तक की बात करते हैं जॉन लॉक। तो इस वीडियो में इतना ही।